फिर हम बात करते हैं यहाँ पर कि जो कमिटमेंट है, ये कमिटमेंट बेसिकली उस प्रोसेस को कहा जाता है जो कि एक अनडिफरेंशिएटेड सेल को डिफरेंशिएटेड सेल्स में चेंज करवा देगा। यानी कि फेट पॉसिबिलिटी नैरो हो रही है, ये हमने अभी बात की थी। तो वो क्या हो रहा है ऐसा जिससे कि ये फेट पॉसिबिलिटी जो है, भविष्य की संभावनाएं जो हैं, ये नैरो होती जा रही हैं। तो प्रोसेस विच लीड्स टू डिफरेंशिएशन, वो प्रोसेस बेसिकली कहलाता है कमिटमेंट। कमिटमेंट का मतलब सिंपल सा मैं कह सकता हूँ, प्रोसेस है जो कि अनडिफरेंशिएटेड सेल को डिफरेंशिएटेड सेल में चेंज करवा रहा है। प्रोसेस विच लीड्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ सेल्स इज नोन एज कमिटमेंट। कमिटमेंट के दो स्टेप्स हैं यहाँ पर, स्पेसिफिकेशन और डिटर्मिनेशन। स्पेसिफिकेशन रिवर्सिबल पार्ट है कमिटमेंट का, और डिटर्मिनेशन जो है ये इररिवर्सिबल पार्ट है। यानी कि स्पेसिफिकेशन तक अगर सेल पहुंची है सिर्फ, तो वापस से बैक आ सकती है, पीछे आ सकती है, अभी तक कमिटमेंट कंप्लीट नहीं हुआ है। डिटर्मिनेशन तक अगर पहुंच चुकी है तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये रिवर्सिबल स्टेप नहीं है, अब सेल को डिफरेंशिएट होना ही पड़ेगा। तो कमिटमेंट सेल का किसी पर्टिकुलर फेट के लिए डिफरेंशिएशन करवाता है उसका। यानी कि सेल्स ने कमिट कर दिया है, और एक बार सेल ने कमिट कर दिया तो अब वो अपने आप की भी नहीं सुनेगी, है ना। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स हैं, वो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स कैसे डिफरेंशिएट होने वाली है। तो दो पार्ट हैं, स्पेसिफिकेशन और डिटर्मिनेशन। स्पेसिफिकेशन वाला जो पार्ट है वो रिवर्सिबल पार्ट है, सेल यहाँ पर वापस पीछे आ सकती है, अभी तक जो रास्ता है वो पीछे का खुला हुआ है। फॉर एग्जाम्पल कोई अर्ली एम्ब्रियो है और इसके अंदर जो है ये कुछ सेल्स हमने शो की है। इन सेल्स को अगर मैं यहाँ पर किसी एक सेल को निकालता हूँ और इस सेल को मैं या तो किसी दूसरे एम्ब्रियो में ट्रांसप्लांट कर देता हूँ, और या फिर इसको मैं डेवलपमेंटली न्यूट्रल मीडिया जो है उसके अंदर डाल देता हूँ। कोई अर्ली एम्ब्रियो है, उस एम्ब्रियो में ये वाली जो सेल है, ये सेल मान लो ये डिफरेंट पोर्शन है, ये लीवर बनाने वाला पार्ट है, ये हार्ट बनाने वाला पार्ट है, ये किडनी बनाने वाला पार्ट है, ये कोई और ऑर्गन जो है उसको बनाने वाला पार्ट है एम्ब्रियो का। ये हार्ट बनाने वाली जो सेल्स थी, यानी कि हार्ट प्रीकर्सर जो सेल थी, इन प्रीकर्सर सेल को मैंने निकाला यहाँ से, और निकाल कर मैंने इसको डाल दिया पेट्री प्लेट में, जिसमें कि नॉर्मल जो है न्यूट्रिएंट वगैरह प्रेजेंट है, मीडिया प्रेजेंट है। तो ये सेल्स अब डिवीज़न शुरू करेंगी, और डिवीज़न शुरू करके ये सेल्स जो हैं आगे वही सेल्स बनाए जो कि यहाँ पर ये बनाने वाली थी। यानी कि इनका जो फेट था, नॉर्मल फेट जो है, उसी फेट को ये फॉलो करें और आगे चलकर ये हार्ट वाली सेल्स जो हैं उनका निर्माण कर लें। तो मैं कहूँगा कि ये सेल स्पेसिफाई हो चुकी हैं, यानी कि ये सेल कमिटमेंट के अंदर आ चुकी हैं। लेकिन अभी तक मैंने इसको डाला है डेवलपमेंटली न्यूट्रल मीडिया के अंदर, यानी कि चारों तरफ का जो एनवायरनमेंट है उसका अभी इस पर कोई प्रभाव हमने नहीं शो किया है। हमने इसको डेवलपमेंटली न्यूट्रल मीडिया में डाला तो भी ये वही उसका जो ओरिजिनल जो फेट था उसी फेट को फॉलो कर रही है, जो इसको बनाना था वही ये बना रही है। तो मैं कहूँगा कि ये स्पेसिफाई हो चुकी है, यानी कि कमिटमेंट जो है वो शुरू हो चुका है। लेकिन वो कमिटमेंट रिवर्सिबल स्टेप तक है या रिवर्सिबल स्टेप से आगे पहुंच चुका है, ये मैं कैसे बताऊंगा। तो मैं इसी सेल को सेम एम्ब्रियो के किसी डिफरेंट रीजन में डाल देता हूं, या फिर इसी स्पीसीज के किसी दूसरे एम्ब्रियो के डिफरेंट रीजन के अंदर डाल देता हूं। तो उस कंडीशन में अब इस सेल के चारों तरफ का जो एनवायरनमेंट है वो डेवलपमेंटली
न्यूट्रल एनवायरनमेंट नहीं है, मैं कह सकता हूँ डेवलपमेंटली नॉन न्यूट्रल एनवायरनमेंट है। यानी कि इसके चारों तरफ की जो सेल्स हैं वो कुछ और निर्माण करवाने वाली है। लेकिन अगर मैंने इस सेल को किसी दूसरे मॉर्फोजेनिक फील्ड में डाल दिया एम्ब्रियो के, और उसके बाद भी ये अभी भी हार्ट वाली सेल्स ही बनाती हैं डिवीजन के बाद, तो मैं कहूँगा कि ये सेल्स डिटरमाइंड हो चुकी हैं, यानी कि कमिटमेंट के सेकंड स्टेप तक पहुंच चुकी है। लेकिन अगर डिफरेंट मॉर्फोजेनिक फील्ड में इसको ट्रांसप्लांट करने के बाद इसका जो फेट है, इसका जो भविष्य है, वो चेंज हो जाता है और ये डिफरेंशिएट होना शुरू कर देती है सराउंडिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग मिलने वाले सिग्नल के अनुसार। तो मैं कहूँगा कि इसका फेट जो है वो डिटरमाइंड नहीं था, स्पेसिफाइड था, लेकिन नॉन न्यूट्रल एनवायरनमेंट में डालने पर चेंज हो गया। तो मैं कहूँगा कि ये कमिटमेंट वाली स्टेप पर नहीं कमिटमेंट में डिटर्मिनेशन वाले स्टेप तक नहीं पहुँची थी। मतलब सिंपल से हमें दो बातें याद रखनी है कि कोई सेल है वो एम्ब्रियो की, उसको मैंने निकाला और निकाल कर मैंने किसी दूसरे मॉर्फोजेनिक फील्ड में उसको डाल दिया और उसका फेट चेंज हो गया, तो मैं कहूँगा स्पेसिफाइड। लेकिन अगर फेट चेंज नहीं हुआ तो मैं कहूँगा डिटरमाइंड। तो ये दो स्टेप है कमिटमेंट के। जो पहला स्टेप है वो रिवर्सिबल है और दूसरा जो स्टेप है वो इरिवर्सिबल स्टेप है। इरिवर्सिबल स्टेप तक पहुंचने का मतलब ये हुआ कि कोई स्पेसिफिक जो जीन्स हैं उनका एक्सप्रेशन अब शुरू होने ही वाला है और अब वापस से पीछे नहीं जाया जा सकता। और इसी डिटर्मिनेशन जो है, इसमें कोई भी मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस वगैरह जो है वो फिजियोलॉजिकल चेंजेस वगैरह देखने को नहीं मिलेंगे एम्ब्रियो में। लेकिन जैसे ही इस डिटर्मिनेशन का विजुअलाइजेशन जो है वो है बेसिकली डिफरेंशिएशन, या मैं ये कह सकता हूँ कि डिफरेंशिएशन इज अ विजुअलाइजेशन ऑफ कमिटमेंट और डिटर्मिनेशन। तो जैसे ही सेल के मॉर्फोलॉजी में, शेप साइज में चेंज होना शुरू हो जाता है तो अब वो सेल डिफरेंशिएटेड सेल कहलाएगी। यानी कि डिटर्मिनेशन तक या कमिटमेंट तक सेल जो है उसमें कोई मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस वगैरह जो हैं वो आने शुरू नहीं हुए हैं अभी तक। कमिटमेंट का विजुअलाइजेशन जो है वो डिफरेंशिएशन में होगा। स्पेसिफिकेशन जो है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के पैटर्न के आधार पर इसको तीन तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है: ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन, कंडीशनल स्पेसिफिकेशन, सिंसेशियल स्पेसिफिकेशन। ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन जो है ये मेनली मोज़ेक डेवलपमेंट जिन ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है उनमें ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेगा। यानी कि ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन इज ऑब्जर्व्ड इन मोज़ेक टाइप ऑफ डेवलपमेंट। और मोज़ेक टाइप ऑफ डेवलपमेंट जो है वो मोस्ट ऑफ इनवर्टिब्रेट्स जो हैं उनके अंदर देखने को मिलेगा, जैसे कि ट्यूनिकेट्स हैं, मोलस्कन्स हैं, इनके अंदर देखने को मिलेगा। और ऑटोनॉमस का मतलब ही ये हुआ कि यहाँ पर अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में डिफरेंशिएशन जो है वो शुरू हो जाता है। कमिटमेंट जो है वो अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही तय हो जाता है। तो यहाँ पर मेनली जो ये एग है, इस एग के साइटोप्लाज्म में कुछ जो डिफरेंट साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स या मॉर्फोजेंस प्रेजेंट हैं अलग अलग तरह के, वो यहाँ पर इसका फेट जो है वो पहले ही डिसाइड कर देते हैं। ये एग हमने शो किया है और इस एग के साइटोप्लाज्म में ये अलग अलग कलर से डिफरेंट टाइप ऑफ मॉर्फोजेंस या डिफरेंट साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट, साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स mRNA हो सकता है कुछ, या डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स हो सकती हैं जिनका कि एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन एग में हो रखा है। और अब जब ये डिवाइड होगा ज़ायगोट, तो उस डिवीज़न के बाद जो सेल्स बनेंगी उन सेल्स में डिफरेंट कंपोजिशन जो है साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट का आ जाएगा। और इन डिफरेंट साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट के कारण जो है न्यूक्लियस में डिफरेंट सेट ऑफ जीन्स का एक्सप्रेशन शुरू होगा।
और इस कारण से ये जो डिफरेंट सेल्स हैं ये डिफरेंट मॉर्फोजेनिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। अर्ली एम्ब्रियोनिक कंडीशन के दौरान ही स्पेसिफिकेशन हो जाता है और कमिटमेंट जो है अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेजेस के दौरान ही हो जाता है। तो ऐसा डेवलपमेंट जो है वो मोज़ेक डेवलपमेंट कहलाता है। मोज़ेक का मतलब अगर मैंने यहाँ से ये वाला पार्ट जो है ये निकाल दिया, ये वाला पार्ट निकाल दिया, तो इस पार्ट से जो सेल्स बनने वाली थी वो सेल्स अब रिमेनिंग एम्ब्रियो जो है, उस रिमेनिंग एम्ब्रियो का जब डेवलपमेंट होगा तो वो वाला पार्ट एब्सेंट होगा। फॉर एग्जांपल ये वाला पार्ट जो है ये टेल फॉर्मेशन करवाने वाला था, और अगर ये वाला पार्ट मैंने निकाल दिया तो अब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बाद जो ऑर्गेनिज्म बनेगा उसमें टेल वाला रीजन जो है वो एब्सेंट होगा, यानी कि जो फेट है वो इनवेरिएंट है यहाँ पर, और उसको जो रिमेनिंग सेल्स है वो रिप्लेस नहीं करती हैं। तो कंप्लीट एम्ब्रियो जो है वो डेवलप नहीं हो पाएगा इस कंडीशन के अंदर। तो ये मोस्ट ऑफ इनवर्टिब्रेट्स में देखने को मिलता है ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन, या मैं कह सकता हूँ इसको यहाँ पर कि इसमें जो है वो देखने को मिलेगा, मोज़ेक डेवलपमेंट में देखने को मिलेगा ये। दूसरा कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। कंडीशनल स्पेसिफिकेशन का मतलब ये हुआ कि इनवेरिएंट नहीं है यहाँ पर फेट, यानी कि जो फेट है वो चेंज हो सकता है सराउंडिंग एनवायरनमेंट के द्वारा। यहाँ पर सिग्नल जो है डेवलपमेंट के दौरान कंडीशनल स्पेसिफिकेशन के अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल सेल टू सेल कॉन्टैक्ट जो है नेबरिंग सेल्स के साथ, जंक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग जो है उसके द्वारा सिग्नल मिलते हैं, या फिर हो सकता है यहाँ पर पैराक्राइन सिग्नलिंग हो, कोई सेल है वो सिक्रीट कर रही है कोई पैराक्राइन फैक्टर, वो आसपास वाली सेल्स के फेट को डिटरमाइन करवाता है, या फिर कोई मैकेनिकल स्ट्रेस हो सकता है, तो ये जो फिजियोलॉजिकल सिग्नल हो सकते हैं। तो ये जो सिग्नल हैं नेबरिंग सेल से मिलने वाले, ये सिग्नल्स आपस में एक दूसरी सेल की फेट को डिटरमाइन करवाते हैं यहाँ पर, तो ये कंडीशनल स्पेसिफिकेशन कहलाएगा। मोस्ट ऑफ वर्टिब्रेट्स एंड सम इनवर्टिब्रेट्स जो हैं उनके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान कंडीशनल स्पेसिफिकेशन देखने को मिलता है। मोस्टली इट इज ऑब्जर्व्ड इन रेगुलेटिव मोड ऑफ डेवलपमेंट। तो रेगुलेटिव मोड ऑफ डेवलपमेंट जो है वहाँ पर कंडीशनल स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेगा। इसको एक सिंपल से एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ मैं कि एम्ब्रियो जो है उसमें ये 4 मॉर्फोजेनिक फील्ड हमने शो किए हैं। ये हमने अभी बात भी की थी कि ये मान लो हार्ट वाला पार्ट है, लीवर को बनाने वाला पार्ट है, ये किडनी को बनाने वाला पार्ट है, ये कोई ब्रेन को बनाने वाला पार्ट है। तो एम्ब्रियो जो है उसमें से यहाँ से मैंने कोई सेल निकाली और इन सेल को निकाल कर मैंने ट्रांसप्लांट कर दिया यहाँ पर किसी दूसरे मॉर्फोजेनिक फील्ड में मैंने ट्रांसप्लांट कर दिया। तो यहाँ से जो मैंने सेल्स निकाली तो यहाँ से कुछ सेल अब्सेंट हो गई, तो जो रिमेनिंग सेल्स हैं वो रिमेनिंग सेल्स अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट अपना फेट चेंज कर लेगी और डेवलपमेंट को रेगुलेट कर लिया जाएगा। और यहाँ पर जो सेल्स हैं वो हार्ट की जो स्ट्रक्चर यहाँ पर बनने वाली थी वो नॉर्मल बनेगी यहाँ से इन सेल्स को निकालने के बावजूद भी। और ये वाला जो पार्ट है जो ब्रेन बनाने वाला था इसमें मैंने ये सेल्स को ट्रांसप्लांट कर दिया था। तो ये वाली सेल जो है इनका फेट क्या था, हार्ट वाली सेल्स बनाना, लेकिन इन्होंने अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो सिग्नल मिल रहे थे उन सिग्नल के अकॉर्डिंग इन्होंने अपना फेट जो है वो चेंज कर लिया और ये अब ब्रेन वाली सेल्स जो हैं उनमें डिफरेंशिएट होना शुरू हो गई। तो मतलब यहाँ पर कमिटमेंट जो है कंपैरेटिवली मैं ये कह सकता हूँ कि ऑटोनोमस वाले में कमिटमेंट जो है या डिटर्मिनेशन जो है वो कंपैरेटिवली अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में हो जाता है, जबकि रेगुलेटिव डेवलपमेंट जिनमें देखने को मिलता है या कंडीशनल स्पेसिफिकेशन जहाँ पर देखने को मिलता है वहाँ पर डिटर्मिनेशन कंपैरेटिवली लेटर एम्ब्रियोनिक स्टेज में होगा। तीसरे तरह का स्पेसिफिकेशन है सिंसेशियल स्पेसिफिकेशन। सिंसेशियल स्पेसिफिकेशन का मतलब सिंसेशियल कंडीशन क्या होती है? सिंसेशियल कंडीशन का मतलब हुआ एक से ज़्यादा न्यूक्लियस का प्रेजेंट होना। तो सिंसेशियल स्पेसिफिकेशन जो है सिंसेशियल स्पेसिफिकेशन में
बेसिकली एग्जाम्पल अपन लेके चलेंगे, इंसेक्ट जो हैं उनमें सिंसिशियल स्पेसिफिकेशन देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ड्रोसोफिला जो है उसके एग के बारे में बात करूं तो ये ड्रोसोफिला जो है उसका ज़ायगोट है। डेवलपमेंट अपन कंप्लीट इसका डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। तो जो ड्रोसोफिला है उसका जो एग है, उस एग के साइटोप्लाज्म में प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के दौरान कुछ स्पेसिफिक mRNA जो है उनको डिपॉजिट करवा दिया जाता है। बाइकॉइड mRNA जो है उसको एंटीरियर रीजन में डिपॉजिट करवा दिया जाता है। नैनोज mRNA जो है उसको पोस्टीरियर रीजन में डिपॉजिट करवा दिया जाता है। डेवलपमेंट के दौरान अब जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा तो ये mRNA प्रोटीन बनाना शुरू करते हैं और प्रोटीन जो है उसका ग्रेडियंट बनना शुरू हो जाता है। बाइकॉइड का बेसिकली इस तरह से ग्रेडियंट बनेगा और जो नैनोज है या जो कॉडल प्रोटीन होती है, नैनोज या कॉडल का ग्रेडियंट इस तरह बनेगा। तो बाइकॉइड जहाँ पर ज़्यादा होगी वो वाला पार्ट एंटीरियर बनाएगा, नैनोज या कॉडल प्रोटीन जहाँ पर ज़्यादा होगी वो वाला पार्ट पोस्टीरियर रीजन बनाएगा। इसमें इनिशियली जब क्लीवेज चलता है तो क्लीवेज के दौरान कैरियोकाइनेसिस होती है लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं होती है। लगभग अप्रॉक्सीमेट 13 to 14 राउंड ऑफ कैरियोकाइनेसिस के बाद जब मल्टी न्यूक्लिएट स्टेज आ जाती है यहाँ पर, यानी कि बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाएंगे, न्यूक्लियस डिवाइड होते जा रहे हैं लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हो रही है। तो ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस साइटोस्केलेटन कंपोनेंट्स को काम में लेते हुए मूवमेंट शुरू करते हैं और इन न्यूक्लियस को पेरिफेरी की तरफ अरेंज करवा दिया जाता है। और अर्ली एम्ब्रियोनिक कंडीशन के दौरान ही कुछ न्यूक्लियस जो है वो अलग से जर्म सेल्स बनाने के लिए पोलर बॉडीज का निर्माण कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो है ये सिंसिशियल ब्लास्टोडर्म कहलाएगी इसमें, जिसमें कि न्यूक्लियस बहुत सारे हैं और ये न्यूक्लियस पेरिफेरी की तरफ अरेंज हो जाते हैं। हर एक जो न्यूक्लियस है उन न्यूक्लियस के चारों तरफ मॉर्फोजन्स जो हैं उनका अलग अलग कंसंट्रेशन प्रेजेंट है। मॉर्फोजन क्या है? मॉर्फोजन शब्द जो है ये मैं बार बार काम में लूँगा, साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट ही है एक तरह से मॉर्फोजन। और मॉर्फोजन हम उन्हें कहेंगे वो साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट बेसिकली जिनकी डिफरेंट कंसंट्रेशन डिफरेंट सेट ऑफ जीन्स एक्सप्रेस करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं, तो वो मॉर्फोजन कहलाएंगे। यहाँ पर जैसे कि बाइकॉइड और कॉडल जो है वो मॉर्फोजन की तरह काम करती हैं। बाइकॉइड जहाँ पर ज़्यादा रहती है न्यूक्लियस के चारों तरफ, वो न्यूक्लियस जब सेल्स बनाएंगे तो वो एंटीरियर रीजन वाले पार्ट में डिफरेंशिएट होंगी। तो अप्रोक्सीमेटली 13 to 14 राउंड ऑफ कैरियोकाइनेसिस के बाद यहाँ पर जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इनवेजिनेशन होना शुरू होता है और सेलुलर ब्लास्टोडर्म जो है वो बन जाती है। तो ये जब पैकेजिंग हो जाती है यहाँ पर सेल्स की, तो हर एक सेल्स में जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस के चारों तरफ मॉर्फोजन की डिफरेंट कंसंट्रेशन प्रेजेंट है। इन मॉर्फोजन से रिलेटेड एक एक्सपेरिमेंट था, फ्रेंच फ्लैग एनालॉगी जो है वो लेविस वॉलपोर्ट ने जो है एक्सप्लेन किया था मॉर्फोजन्स के बारे में कुछ, तो वो अपन अभी थोड़ी देर बाद बात करेंगे। तो जो मॉर्फोजन है उनकी डिफरेंट कंसंट्रेशन प्रेजेंट है न्यूक्लियस के चारों तरफ, यानी कि न्यूक्लियस के चारों तरफ जो एनवायरनमेंट है वो यहाँ पर डिफरेंट सेट ऑफ जीन को एक्सप्रेस करवाएगा। मैं ये कह सकता हूँ कि सिंसिशियल जो डेवलपमेंट है या सिंसिशियल स्पेसिफिकेशन जो है ये सिंसिशियल डेवलपमेंट में देखने को मिलेगा, इंसेक्ट्स में देखने को मिलेगा मेनली। और ये एक तरह से मोज़ेक या मैं कह सकता हूँ ऑटोनोमस और कंडीशनल जो है दोनों ही तरह की प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है सिंसिशियल स्पेसिफिकेशन के दौरान। तो ये कुछ बेसिक्स थे स्पेसिफिकेशन के। अब हम बात करते हैं, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बात की थी कि डिफरेंट मॉर्फोजेनिक फील्ड्स बन जाते हैं। मॉर्फोजेनिक फील्ड जो है वो डिफरेंट रीजन बन गए हैं एम्ब्रियो के अंदर, और हर एक रीजन जो है वो कोई स्पेसिफिक ऑर्गन या सिस्टम जो है उसको डेवलप करवाने वाला है। तो अर्ली एम्ब्रियोनिक सेल्स में फेट जो है या भविष्य जो है हर एक सेल के उसको ट्रेस कैसे किया जा सकता है। तो फेट
मैप बनाकर जो है फेट को या भविष्य को ट्रेस किया जा सकता है। फेट मैप्स कैसे बनाए जाते हैं उसके बारे में अपन कुछ बेसिक बातें कर लेते हैं। फेट मैप सबसे पहले जो है वॉगट जो थे उन्होंने इनके बारे में बात की थी, फेट मैप्स के बारे में। इन्होंने वाइटल डाइज को काम में लिया था। वाइटल डाइज जो है, वाइटल डाइज का मतलब ये हुआ कि जो लिविंग सेल्स को स्टेन करने वाली जो डाइज हैं उनको इन्होंने काम में लिया था। और इन्होंने क्या किया, कोई अर्ली एम्ब्रियोनिक जो सेल है उसको इन्होंने स्टेन कर दिया और फिर ये क्लीवेज को और एम्ब्रियोजेनेसिस को स्टडी करने लगे। तो जो स्टेन्ड सेल थी उससे बनने वाली जो प्रोजेनी सेल्स होंगी उनमें वो स्टेन, वो कलर प्रेजेंट होगा। तो उस कलर के आधार पर उसके फेट को, उसके भविष्य को ट्रेस किया जा सकता है। लेकिन वाइटल डाइज को काम में लेने के दौरान एक डीमेरिट भी देखने को मिला कि जैसे जैसे सेल्स डिवाइड होती जाती हैं वैसे वैसे स्टेन जो है वो डाइल्यूट होता जाता है, कलर जो है वो धीरे धीरे हल्का होते होते डिसअपियर हो जाता है। तो इसके लिए कुछ साइंटिस्ट ने क्या किया, फ्लोरोसेंट डाई को काम में लेना शुरू किया। और जो फ्लोरोसेंट डाइज हैं, ये फ्लोरोसेंट डाइज जो हैं ये अगर इनकी कंसेंट्रेशन कम भी होती जाए तो भी फ्लोरोसेंस तो शो करती रहेंगी। दूसरा तरीका बाय जेनेटिक मार्कर्स। जेनेटिक मार्कर्स का मतलब ये हुआ हम किसी ऐसे जीन के एक्सप्रेशन को ट्रेस करें जो कि किसी स्पेसिफिक लीनिएज ऑफ सेल में ही देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल मायो-डी, MYOD, मायो-डी एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जो कि मसल प्रीकर्सर सेल्स में एक्सप्रेस होता है। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान अगर मैं मायो-डी जीन के एक्सप्रेशन को ट्रेस करना शुरू कर दूं तो मैं मसल सेल्स के डेवलपमेंट को ट्रेस कर सकता हूं। इसी तरह से हार्ट सेल से रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक जीन्स हैं, उनको अगर ट्रेस करेंगे तो हार्ट सेल लीनिएज को ट्रेस किया जा सकता है। तो जेनेटिक मार्कर्स को काम में लेते हुए भी फेट मैप्स जो है वो तैयार किए जा सकते हैं। काइमेरा के द्वारा भी जेनेटिक जो मैप्स हैं, फेट मैप्स जो हैं उनको तैयार किया जा सकता है। काइमेरा का मतलब ये होता है मिक्सचर, काइमेरिज्म। फॉर एग्जांपल क्वेल और चिक जो है दोनों ही एवीज से बिलोंग करते हैं। क्वेल बेसिकली जो स्पैरो है, जो चिड़िया है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। चिक एम्ब्रियो जो है सेम स्टेज पर इन दोनों के एम्ब्रियो हमने लिए और सेम मॉर्फोजेनिक फील्ड में ट्रांसप्लांटेशन किया गया। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेल एम्ब्रियो था, इसमें से हमने कोई एक पार्ट निकाला और सेम इसी मॉर्फोजेनिक फील्ड वाले रीजन में हमने चिक एम्ब्रियो से कुछ सेल्स का पार्ट निकाल के बाहर कर दिया और यहाँ पर क्वेल एम्ब्रियो वाली जो सेल्स थी उनको ट्रांसप्लांट कर दिया। और फिर इस चिक एम्ब्रियो के डेवलपमेंट जो है उसको एनालाइज करते जा रहे हैं, उसको स्टडी करते जा रहे हैं। तो आगे जाकर इस चिक में कुछ जो रीजन है उनका कलर वगैरह अलग होगा। कोई हमें डाई वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि क्वेल जो है उसका कलर अलग है, उसके जो फर हैं उनका पैटर्न अलग है, उनके जो सेल्स हैं उनका डिफरेंट कलर की होंगी। तो अब इस चिक में जो पार्ट क्वेल वाले रीजन से सिमिलरिटी शो करेगा तो हमें उससे पता लग जाएगा कि ये वाला जो पार्ट था ये इस क्वेल एम्ब्रियो में आगे चलकर क्या बनाने वाला था। तो इस तरह से काइमेरा बनाकर भी फेट को ट्रेस किया जा सकता है, लेकिन सेम जो है या नियरली रिलेटेड स्पीसीज में जो है ट्रांसप्लांटेशन करेंगे। फिर रिपोर्टर जीन्स जो हैं, रिपोर्टर जीन्स को हम इंसर्ट करा दें जीनोम में किसी पर्टिकुलर सेल के और फिर वो रिपोर्टर जीन फॉर एग्जांपल GFP ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन को कोड करने वाली जो जीन है उसको हमने डाल दिया किसी सेल में, फ्यूज़ करवा दिया और फिर अब उसकी जो प्रोजेनी सेल्स बनेगी उसमें वो रिपोर्टर जीन एक्सप्रेस होगी। अच्छा, इसके एक्सप्रेशन को कंट्रोल भी किया जा सकता है क्री-लॉक्स-पी रिकॉम्बिनेशन सिस्टम के द्वारा। किसी पर्टिकुलर हमने जायगोट में ही डाल दिया लेकिन हमने किसी पर्टिकुलर जो सेल्स हैं उसी में एक्सप्रेस होने दिया और बाकी सेल्स में एक्सप्रेस होने नहीं दिया। तो इस तरह से जो है रिपोर्टर जीन्स जो हैं उनके द्वारा भी फेट को ट्रेस किया जा सकता है। तो इस तरह से फेट मैप्स जो हैं वो बनाए जा सकते हैं और फेट मैप बनाकर कंप्लीटली जो फेट मैप है वो फिर हमें आइडिया दे देंगे कि एम्ब्रियो जो है उसका कौन सा पार्ट फ्यूचर में आगे चलकर क्या बनाने वाला है। मॉर्फोजन के बारे में अभी यहाँ पर मैं बात कर रहा था।
तो मॉर्फोजन जो है उससे रिलेटेड जो है फ्रेंच फ्लैग एनालॉगी जो है एक कॉन्सेप्ट दिया गया था लेविस वॉलपोर्ट के द्वारा। इन्होंने क्या बताया था कि इस एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करता हूँ पहले मैं। यहाँ पर ये कोई सेल है, ये सेल कुछ पैराक्राइन सिग्नलिंग फैक्टर्स को सिक्रीट करती है। तो वो सिग्नलिंग जो फैक्टर है, वो सिग्नलिंग फैक्टर इस सेल के पास उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगी। जैसे जैसे मैं इस सेल से दूर जाऊंगा उस सिग्नलिंग फैक्टर की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी। और इसके चारों तरफ कुछ सेल्स हैं, तो जिनको ज़्यादा कंसंट्रेशन मिल रही है वो ब्लू कलर, ये कलर जो है फ्रेंच फ्लैग से लिए गए हैं, इसलिए इस कॉन्सेप्ट जो है इसका नाम फ्रेंच फ्लैग एनालॉजी रखा हुआ है। तो 3 तरह की सेल्स यहाँ पर डिफरेंशिएट हो रही है, ब्लू, वाइट और रेड। जिन सेल्स को मॉर्फोजन की ज़्यादा कंसंट्रेशन मिल रही है उनमें ब्लू कलर से रिलेटेड जीन्स जो हैं उनका एक्सप्रेशन शुरू हो गया। और ये जो लाइन है ये यहाँ पर शो कर रही है ब्लू थ्रेशहोल्ड, मतलब कम से कम इतनी कंसंट्रेशन या इससे ज़्यादा कंसंट्रेशन अगर होगी मॉर्फोजन की तो जो सेट ऑफ जीन एक्सप्रेस होगा वो ब्लू कलर वाली सेल बनाएगा। इस कंसंट्रेशन से लेकर यानी कि मैक्सिमम ये और मिनिमम ये, इस कंसंट्रेशन के बीच में यानी कि जो मिनिमम थ्रेशहोल्ड है ये वाला, ये वाइट कलर वाली सेल्स को शो कर रहा है कि कम से कम इतनी मिनिमम थ्रेशहोल्ड और ये मैक्सिमम थ्रेशहोल्ड के बीच में अगर कंसंट्रेशन होगी तो वाइट कलर वाली सेल्स वाली जो जीन है वो एक्सप्रेस होगी। और अगर इससे कम है मॉर्फोजन की कंसंट्रेशन तो जो सेल है वो रेड कलर वाली सेल्स में डिफरेंशिएट हो जाएगी। तो डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ मॉर्फोजन जो है वो डिफरेंट सेट ऑफ जीन को एक्सप्रेस करवा रहा है। तो ये फ्रेंच फ्लैग एनालॉगी के द्वारा इसको शो किया गया था। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन स्टेम सेल्स के बारे में बात करेंगे, फर्टिलाइजेशन के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।